साइमन कमीशन 1919 के अधिनियम में मॉन्टेग्यू-जेफोर्ड एक्ट के पारित होने के 10 वर्षों के पश्चात भारत में उत्तरदायी सरकार की प्रगति की दिशा में किए गए कार्यों की समीक्षा का प्रावधान किया गया था। इसके अनुसार सरकार को 1931 ईस्वी में इस कार्य के लिए कमीशन नियुक्त करना था, लेकिन 1929 में होने वाले ब्रिटेन के आम चुनावों को ध्यान में रखकर सरकार ने 1927 ईस्वी में प्रशासनिक सुधारों पर विचार हेतु इस कमीशन की नियुक्ति कर डाली। इस कमीशन के अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। उनकी अध्यक्षता में भारतीय संवैधानिक आयोग या इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन बहाल किया गया। इसमें कुल 7 सदस्य थे। कहीं कहीं 8 लिखा हुआ होता है वो, जो कि गलत है। इसके 7 सदस्य इस प्रकार हैं। इसको याद करने की ट्रिक सबसे बढ़िया है कि जो पहला और लास्ट के 2 याद कर लेंगे, बीच के जो 4 हैं जो एक ही पार्टी से है, कंजर्वेटिव पार्टी से, इनको अलग से याद करेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। तो जो सबसे पहले है सर जॉन साइमन, जो इसके अध्यक्ष थे, वो लिबरल पार्टी से थे। बाकी जो ये 4 हैं, बाथम, कोना, फॉक्स, कैडोगन, ये लास्ट के ही याद रखेंगे तो इतना ही काफ़ी है। और 2 ये लेबर पार्टी के हैं तो इनको साथ में याद रखेंगे, एटली और सॉर्न। तो ये सारे आपको याद हो जाएंगे। इस प्रकार इसमें ब्रिटेन के तीनों प्रमुख राजनीतिक दलों कंजर्वेटिव, लिबरल और लेबर के प्रतिनिधि सम्मिलित किए गए, परंतु लॉर्ड इरविन के सुझाव पर किसी भी भारतीय सदस्य को इसमें शामिल नहीं किया गया। यह प्रजातीय विभेद का एक जीता जागता उदाहरण था, इसलिए भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन की संज्ञा प्रदान की। आयोग में जानबूझकर भारतीयों को शामिल न करके उनके आत्मसम्मान को आहत किया गया, इसलिए कांग्रेस ने हर चरण में और हर रूप में आयोग के बहिष्कार का निर्णय डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता वाले 1927 के मद्रास अधिवेशन में लिया। अन्य राजनीतिक दलों मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, लिबरल फेडरेशन, किसान मजदूर पार्टी एवं कम्युनिस्ट पार्टी आदि ने भी बहिष्कार का निर्णय लिया, किंतु मुस्लिम लीग में कमीशन के विरोध के पृष्ठ पर फूट पड़ गई। जिन्ना जहां कमीशन के विरोधी थे, वहीं मोहम्मद शफी के नेतृत्व में लीग का एक धड़ा कमीशन को सहयोग करने के पक्ष में था। इसके अलावा जस्टिस पार्टी जो मद्रास में थी, यूनियनिस्टिक पार्टी जो पंजाब में थी, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन अम्बेडकर द्वारा संचालित थी, और हरिजनों ने कुछ संगठनों ने भी साइमन कमीशन का सहयोग किया। ये नेताओं की प्रतिक्रिया से अवगत होने के बाद सरकार ने आयोग को भारत भेजने का फैसला किया। 3 फरवरी 1928 को आयोग बम्बई पहुंचा। उसका स्वागत काले झंडे, हड़तालों और प्रदर्शनों से हुआ। प्रदर्शनकारियों ने साइमन वापस जाओ के नारे लगाए। जब आयोग दिल्ली पहुंचा तब उसका स्वागत करने के लिए कोई भी भारतीय नहीं था। केंद्रीय विधानसभा में भी उसका स्वागत करने से इनकार कर दिया। लाहौर में कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन का नेतृत्व पंजाब केसरी लाला लाजपत राय ने किया। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठी बरसाई। लाला लाजपत राय को संघातिक चोट पहुंची, जिसकी वजह से बाद में उनकी मृत्यु हो गई। लखनऊ में साइमन कमीशन के विरोध का नेतृत्व गोविंद वल्लभ पंत और जवाहरलाल नेहरू ने किया। पटना, कलकत्ता, मद्रास और अन्य जगहों पर साइमन विरोधी नारे लगाए गए, हड़ताल की गई, जुलूस निकाले गए। फिर भी अनेक प्रतिरोधों के बावजूद भारत में अपना काम किया और अपनी रिपोर्ट पेश की। उल्लेखनीय है कि साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट के प्रकाशन के पूर्व 2 बार भारत का दौरा किया था। इसका पहला दौरा 3 फरवरी से 31 मार्च 1928 तक था। दूसरा दौरा 11 अक्टूबर 1928 से 13 अप्रैल 1929 तक था। अंततः यह रिपोर्ट 2 खंडों 10 जून एवं 24 जून को प्रकाशित हुई, जो 1930 में हुई, इसकी परीक्षा उपयोगी अधोलिखित जो सिफारिशें थी इस तरह है। कमीशन ने द्वैध शासन को समाप्त करने एवं प्रांतों को स्वायत्तता सौंपने अर्थात उत्तरदायी सरकार बनाने की सिफारिश की। गवर्नर जनरल एवं गवर्नरों के अधिकारों को बढ़ाने का सुझाव दिया गया। इसने भारतीयों में मताधिकार के विस्तार की बात कही। यह सिफारिश की गई कम से कम 10-15% भारतीयों को मताधिकार का अधिकार दिया जाए। इसने प्रांतीय विधानमंडलों के विस्तार एवं मुसलमानों को विशेष प्रतिनिधित्व देने का प्रस्ताव रखा। भारतीय विषयों पर विचार विमर्श करने के लिए काउंसिल बनाने और इसमें ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को स्थान देने की सिफारिश की।
केंद्रीय विधानमंडल का पुनर्गठन करने, केंद्र में भारतीयों को कोई उत्तरदायित्व नहीं देने, बर्मा को भारत से और सिंध को बंबई से अलग करने, उड़ीसा को अलग प्रांत बनाने, सेना के भारतीयकरण करने, भारत परिषद को बनाए रखते हुए उसके अधिकारों में कमी करने की सिफारिश साइमन कमीशन ने की। इसकी कुछ सिफारिशें हैं जो 1935 के अधिनियम में शामिल भी कर ली गई। ज्ञातव्य है कि कमीशन ने रिपोर्ट प्रकाशित होने से पूर्व सुझाव दिया था कि रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए गोलमेज सम्मेलन, जिसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहा जाता है, बुलाई जाए, परंतु इसने स्वराज, जिसकी मांग भारतीय कर रहे थे, के विषय में एक शब्द भी नहीं कहा। इतना ही नहीं, भारतीयों को उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यों के अयोग्य भी करार दिया। इस बीच भारतीयों ने भी अपने लिए एक संविधान की रूपरेखा तैयार की, जो नेहरू रिपोर्ट के नाम से ख्याति लब्ध है। इस कमीशन की रिपोर्ट पर तीव्र प्रतिक्रिया हुई। कूपलैंड आदि कुछ व्यक्तियों ने इसे ब्रिटिश राजनीति शास्त्र के पुस्तकालय में एक अन्य श्रेष्ठ रचना कहा, किंतु अधिकांश भारतीयों ने इसकी आलोचना की। भारतीयों का विचार था कि इस रिपोर्ट का उद्देश्य भारत में स्वायत्त शासन की ओर ले जाना नहीं, वरन समय को टालना तथा उनके लक्ष्य को दूर करना है। साइमन कमीशन की रिपोर्ट यद्यपि संवैधानिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं थी, फिर भी 1935 ईस्वी का अधिनियम बहुत सीमा तक इसी रिपोर्ट पर आधारित था। इस प्रकार साइमन कमीशन से भारतीयों को कोई विशेष लाभ न हुआ। यह जरूर है कि इस कमीशन की वजह से भारतीय राजनीतिक दलों में पारस्परिक मतभेद कम हुए तथा असहयोग आंदोलन की समाप्ति के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन में आए गतिरोध का स्थान पुनः एक नवीन जोश, उत्साह और क्रियाशीलता ने ले लिया।